दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बात करते हैं राहुल गांधी की यात्रा की। और राहुल गांधी की यात्रा में सारथी बने लोग, कृष्ण बने लोग, राहुल गांधी की यात्रा को आगे बढ़ाने वाले उन तीन लोगों की बात करते हैं। शुरुआत मैं करना तो चाहता था झारखंड से, फिर बिहार से, लेकिन क्योंकि आज राहुल गांधी की यात्रा नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र बनारस में है और यह जानकर बड़ी खुशी हुई है देशवासियों को कि नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में वाराणसी में उमड़ी है भीड़ राहुल गांधी के स्वागत के लिए, इंडिया एयरलाइंस के प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए। और इतनी बड़ी भीड़ देखकर निश्चित रूप से याद आ रहा है अखिलेश यादव ने जो बोला, कई चैनलों में बोला और बड़ा स्पष्ट बोला कि मुझे 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हराई। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो आज जो वाराणसी में भीड़ उभरी और जिस ढंग से राहुल गांधी के साथ अत्याचार का सिलसिला शुरू हुआ कि उन्हें खेतों में रात में टेंट गाड़ कर अगर रहना है तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी ये 80 सीटें दिलवाने में इंडिया एयरलाइंस को मदद करें। राहुल गांधी का न्याय रथ घूम रहा है और ये तय हो रहा है वहां उमड़ी भीड़ को देख के, गली गली में, विश्वनाथ मंदिर की तरफ, गुदौलिया की तरफ बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि अरे ये क्या हो गया गजब, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। जबकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें ही कहाँ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। 10 सीटें थी बीएसपी के पास और 5 समाजवादी पार्टी के पास और एक कांग्रेस के पास सोनिया गांधी। और अपने स्वास्थ्य के चलते मैं एक बात बता दूं, आगे ये 13 जिलों में यात्रा जाएगी और 785 किलोमीटर की यात्रा है और कई लोकसभा क्षेत्रों को ये नापेगी। 8-9 जनसभाएं हैं, इनकी संख्या तो बदलती रहती है। ये जो मैंने बोला कि ये जो रथ यात्रा है इसके सारथी बनेंगे अखिलेश यादव, जो ऐसे तेजस्वी यादव ने क्या किया। तेजस्वी यादव को देखा, तेजस्वी यादव बिहार में जीप चला रहे थे और राहुल गांधी बगल में बैठे थे। राजनीति परसेप्शन का खेल है, एक परसेप्शन बना बिहार की राजनीति में, 2 युवा लोगों का एक परसेप्शन बना कि राहुल गांधी के रथ को हाँकने वाला कृष्ण मिल गया तेजस्वी यादव बिहार में। और तेजस्वी यादव आगे बढ़े। आज तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से अपनी छवि बनाई है पूरे हिंदुस्तान के जनमानस में, जाहिर सी बात है वो काबिले तारीफ है। और मुझे मालूम है, तेजस्वी यादव की बात तो मैं बाद में करने वाला था, लेकिन अभी मुझे मालूम है कि तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से मुकाबला किया। तेजस्वी यादव एक क्रिकेटर है, वो रणजी ट्रॉफी तक खेले। रणजी ट्रॉफी खेलना बहुत बड़ी बात होती है। उस समय जब आईपीएल वगैरह नहीं था, उस समय रणजी ट्रॉफी ही महत्वपूर्ण था। उस समय तेजस्वी यादव ने रणजी ट्रॉफी तक खेला। उन्हें पता है, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बाउंसर को कैसे खेलेंगे। तेजस्वी यादव को बहुत अच्छी तरह से पता है कि स्विंग आउट स्विंग पे हम बल्ला कैसे घुमाएंगे, हम स्पिन का क्या करेंगे, उसका कैसे भोसर क्या बोलते हैं,
वो करेंगे, उस भोथरा भोथरा बनाएंगे उसका। उसी तरीके धोनी का पैराशूट शॉट कैसे खेलेंगे, वो भी बिहार के हैं। तो उसी तरीके से बात आई। तो मैं करना तो अखिलेश यादव की चाहता था, लेकिन बात तीनों की है, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो फिलहाल तेजस्वी यादव की बात। तेजस्वी यादव ने जिस शालीनता के साथ, मुझे इतनी शालीनता की उम्मीद किसी भी युवा राजनीतिक से नहीं हो सकती, मुझे तो है ही नहीं। मुझे तो सब में कभी कभी एक मतलब, क्योंकि संबित पात्रा ऐसे जो है असामाजिक तत्वों को मैंने देखा, अनुराग ठाकुर जैसे गोली मारो टाटा टा, उन जैसे लोगों को, तो अब युवा लोगों के राजनीति में इतना शालीन होने में मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो लेकिन तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के लिए शब्द बोले, नीतीश कुमार को एक आदरणीय बोला, नीतीश कुमार को दशरथ कि भाई आप मुझे क्यों बनवास भेज रहे हैं, आपने तो कहा था मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमने कहा था आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन क्या हुआ, आप बीच पे चल दिए। ये बड़े प्रश्न, बड़ा उत्तर प्रदेश मुहावरा भिगो भिगो के मार। अब क्या मारना वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन भिगो भिगो के मतलब एक चीज है जो मतलब अब वो जूते के लिए बोलते हैं कि भिगो भिगो के जूते मारना। मैं थोड़ा शब्दों का चयन जरा अच्छा करना चाहता हूँ, चुनाव का माहौल है, बहुत सारे शब्द ऐसे निकलते हैं जिनके गलत अर्थ निकाले जाते हैं। तो ये एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश में कि यार उसने भिगो भिगो के मारा। तो अब जो है जिस ढंग से नीतीश कुमार को जलील किया, लेकिन उनकी नीयत तेजस्वी की बहुत ठीक थी, और तेजस्वी यादव ने बाकायदे पूरी तरीके से जो जंग जीतना होता है, राजनीति की जंग, वो विधानसभा में अपने भाषण से जीत। उन्होंने जब विधानसभा में नए अध्यक्ष चुनकर आए, तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और विपक्ष के नेता के रूप में वो उनको सिंहासन तक ले गए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये दृश्य बड़े बेहतर हैं। पक्ष और विपक्ष के नेता तो ले जाते हैं, जो अध्यक्ष होता है विधानसभा या लोकसभा का, उसे ले जाते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने पैर छुए और शालीनता का परिचय दिया, तो तेजस्वी यादव ने कद बढ़ता चला। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से छोड़ दिया, जिस ढंग से वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने लगे, तो अभी गोदी मीडिया की जगह गोदी पॉलिटिशियन भी आने चाहिए। उनमें नीतीश कुमार ने भी सुना है वो लालू जी से मिलकर पश्चाताप कर रहे हैं और उनको फिर वापस आना है राजनीति में। मैंने कहा ना, कुछ भी संभावना हो सकती है। जब नरेंद्र मोदी महबूबा मुफ्ती से मिलकर सरकार बना सकते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता। तो यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकने का था। तो एक साहस का परिचय दिया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने ईडी को ललकारा, अरे भाई आप क्यों मेरे पीछे घूम रहे हैं, आप आइए ना, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए। वो कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी है, हम लोगों ने कई बार देखा है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और हेमंत सोरेन सबको अंग्रेजी में भी बात करते देखा। मैं देखिए अंग्रेजी का बड़ा कोई ऐसी विशेष नहीं है, लेकिन जहां जिस बात की जरूरत होती है, जब अंग्रेजी का मीडिया बात करता है तो अंग्रेजी में ही उत्तर देना पड़ता है, ये भी एक शालीनता है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप कहाँ इधर उधर भाग रहे हैं सम्मान लेके ईडी वालों से, कृपया आप आइए, आप मेरे पास आइए, और बल्कि मेरे ही मकान में अपना ऑफिस खोल लीजिए। तो ये साहस का परिचय उन्होंने दिया। और एक बात समझ में आई कि मैं जो मेरे आज का विषय है वो है राहुल गांधी के सारथी। राहुल गांधी अगर अर्जुन है, अगर वो इस पूरे महायुद्ध में अर्जुन है, तो उनके सारथी कौन कौन बनता है। मैंने बिहार से बात शुरू की, हालांकि करनी चाहिए थी झारखंड से, उस पर भी आता हूं।
तो बिहार में क्या किया? बिहार में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? बिहार में नरेंद्र मोदी ने बदला लिया लालू प्रसाद यादव से। किस बात का बदला लिया? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की जो एक राम रथ की यात्रा थी, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में ही अरेस्ट कर लिया। वो सरकार भंग हो गई, वो अलग बात है, लेकिन लालू यादव का जो व्यक्तित्व है और लालू यादव ने जो भी राजनीति में प्रस्तुत किया है अब तक, ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव इस मुल्क को जोड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। लालू यादव के पुत्र के रूप में वे भी एक गैर सांप्रदायिक राजनीति के एक रहनुमा है। तो बहुत सारी बात है, और तेजस्वी यादव को भविष्य का एक बड़ा नेता के रूप में बिहार देख रहा है, और आगे की बहुत सारी बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से सासाराम में भाषण दिया, वाह गजब है। सासाराम का भाषण अभी चूंकि बड़ा भाषण है, उसको भी हम लोग अपने कार्यक्रम में नहीं चला सकते, लेकिन उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बात कही और उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से इस देश को बदलना चाहते हैं, किस तरह बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं, किस तरह। तेजस्वी यादव ने बोला हम तो नौकरी देना चाहते हैं, हमने नौकरी दी। उस सासाराम पे खड़े होकर बोल रहे थे, आसपास दूसरे प्रांतों के भी लोग थे। उन्होंने संदेश दिया कि हमने जो नौकरियां विलंबित पड़ी थी, वो नौकरियां हमने दी, लोगों को मिले, अपॉइंटमेंट लेटर मिले और उनकी तनख्वाह भी शुरू हो गई। ये बात कहने का साहस नरेंद्र मोदी के अंदर क्यों नहीं आता है? जबकि वो तो बोले थे 2014 के चुनाव पोलिंग के पहले कि 2 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष, यानी 2014 से लेकर अभी 2024 तक 10 साल, यानी 20 करोड़ नौकरियां। बाप रे, देश तो लहराता। अगर 20 करोड़ नौकरियां दे दी होती नरेंद्र मोदी ने, तो आज 80 करोड़ लोगों को, मतलब मैं ऐसी बात को बड़ा, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता हूं, और फ्री राशन देकर उन 80 करोड़ परिवारों को जलील करना नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी को। बार बार जलील करते हैं 80 करोड़ लोग। अरे काहे का आप बोलते हो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हो? आप क्या बोलते हैं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी? आपने हंगर इंडेक्स देखा अपना? भारत का भूख का इंडेक्स क्या है? आप देखिए, उठा कर देखिए, आप तो बांग्लादेश से भी नीचे हैं, और आप बोलते हैं 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन किसके लिए? अडानी के लिए या अंबानी के लिए? तो ये और जो इस ढंग की तमाम बातें और सामने आई, मैं उसकी बात करता हूं कि तेजस्वी यादव ने मुकाबला किया, उनके पिता ने ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला किया। मैं बहुत ही आभारी हूं उनका कि उन्होंने इस मुल्क को एक दिशा दी। तो आज तेजस्वी यादव ऐसा पुत्र उनका है जो आज, और खाली तेजस्वी, आप देखिए 10 घंटे लालू यादव, अरे बुजुर्गों का सम्मान करो यार। नरेंद्र मोदी से तो नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी ने तो बुजुर्गों को जो टिकट, रेलवे की टिकट में कंसेशन देते थे, वो भी छीन लिया। नहीं क्या है, ये बुजुर्गों को बेवकूफ बनाते हैं। कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देते हैं, चौधरी चरण सिंह को इसलिए देते हैं कि वोट मिलेगा। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को इसलिए देते हैं कि नीतीश आ जाएगा, उधर से जयंत चौधरी आ जाएगा। आ गए, क्या मिला? मिल गए रसगुल्ले। बुरी तरीके से हार रहे हैं नीतीश, और बुरी तरीके से राजनीति से बाहर जा रहे हो जयंत चौधरी। तुम्हारी राजनीति खत्म हो गई। किसान देखो तुम्हारे घर को ना घेरे। अब अमित शाह से जरा सुरक्षा ज्यादा मांग लीजिए। तो ये परिस्थितियां इस मुल्क में नरेंद्र मोदी ने, बुजुर्गों की कौन थी? जयलाल कृष्ण आडवाणी की इज्जत की क्या? 10 साल वो बेचारे यूं नमस्ते करके खड़े होते और ये मुंह फेर के चल देते। वो चित्र गवाह है। भारत में राजनीति सब कुछ नहीं है। भारत में संस्कार है, भारत में सम्मान है,
भारत की एक संस्कृति है जो नरेंद्र मोदी से नहीं आती है, वो आती है संस्कृति राजीव गांधी से सीखो। कि राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि राजीव गांधी ने मुझसे बुलाया या मुझसे मिलने आए और मुझसे कहा, मेरी जान बचाई राजीव गांधी। उन्होंने मुझको प्रतिनिधि मंडल का अध्यक्ष बनाकर विदेश भेजा उन्होंने और बोला कि आप इलाज करा के आइए सरकारी खर्चे पर। ये होता है बुजुर्गों का सम्मान। आप सीखे नेहरू से, जिस नेहरू को गाली देते रहते हो आप, उस नेहरू से सीखे बुजुर्गों का सम्मान। किस ढंग से उन्होंने अपने साथी मित्र का सम्मान किया। महादेवी वर्मा, अचानक मुझे घटना याद आई, आप बोलते मैं बताऊं, मैं तो 2-4 घंटे नेहरू गांधी परिवार के शालीनता और संस्कृत की बात कर सकता हूं। सुनिए नरेंद्र मोदी, जब जवाहरलाल नेहरू बन गए प्रधानमंत्री तो वो इलाहाबाद से दिल्ली गए और वो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पे थे। वहां पर एक महिला आई और उन्होंने आग खोला कि जवाहरलाल है, तो वो वहां के जो प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है वो थोड़ा सहम गए। उन्होंने कहा नहीं, वो अभी बिजी हैं, अभी वो मिल नहीं सकती। उन्होंने मना किया कोई मिलने आए, तो मतलब जो भी बोला उत्तर। तो वो महिला ने बोला कि जवाहरलाल से बोल देना महादेवी मिलने आई थी, मैं जा रही। और महादेवी जी चल पड़ी। ये सेंटेंस जब पहुंचा जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो नव नियुक्त प्रधानमंत्री थे भारत के, और उसकी महादेवी वर्मा थी वो, तो वो दौड़ के भाग के नंगे पैर आके उन्होंने माफी मांगी। अरे रे रे, मैं आप तो समझती हैं, उन्होंने भी कहा महादेवी जी ने, मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री का। वही महादेवी बुजुर्गों का सम्मान अचानक फिर याद आया जब ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिल रहा था। तो उस समय मंच पर इंदिरा गांधी थी इलाहाबाद में, और तब महादेवी वर्मा ने इंदिरा गांधी के ऊपर कोई व्यंग कसा था कि आजकल कुछ वानरों के साथ है। लेकिन कभी इंदिरा गांधी ने उनको असम्मान की भाव नहीं किया। इंदिरा गांधी ने रविन्द्रनाथ ठाकुर, इंदिरा गांधी ने कुमार विश्वास बताया। अभी मैं आपको फिर वो अचानक याद आ जाती है कि नेहरू गांधी परिवार क्या है। बाबा नागार्जुन एक कवि सम्मेलन कराया गया, जवाहरलाल नेहरू ने कराया, और उसमें बच्चन भी आए थे। तो नागार्जुन भी बच्चन से मिलने आए। नागार्जुन जवान थे, सभी जवान ही कवि थे। तो इंदिरा गांधी होस्ट कर रही थी सबको, और इंदिरा गांधी पहुंची तो उन्होंने देखा बाबा नागार्जुन, तो कहने बाबा आप भी चलिए। और जो भी उन्होंने कहा होगा, शायद कहा होगा कि गलती से शायद आप तक आमंत्रण नहीं पहुंचा। कहले मैं तो बच्चन से मिलने आया हूँ। बच्चन कहले नहीं, आप चलिए, आपकी कविता हम सुनेंगे। तो उन्होंने कहा इंदु तुम तो सुनोगी, तुम्हारा पिता जवाहरलाल मेरी कविता नहीं सुन सके। तो उन्होंने कहा नहीं चलिए। और फिर बाबा नागार्जुन गए और उन्होंने कविता सुनाई, जिस पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर व्यंग कसा कि देश बेच के नेहरू क्या कराते हैं, और उसके बाद गांधी समाज पर झुक फूल चढ़ाते हैं। ये बाबा नागार्जुन ने सुनाई। मगर कभी भी नेहरू ने नागार्जुन का सम्मान नहीं किया, कभी भी महादेवी वर्मा का। तो बुजुर्गों का सम्मान नरेंद्र मोदी सीखा करिए थोड़ा सा। ये पढ़िए जो नरेंद्र आप नेहरू को गाली देते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। भारत की संस्कृति की आप मजाक उड़ाते हैं। आपने बुजुर्गों का रेलवे का टिकट तो उसका तो कमीशन डिस्काउंट खत्म ही किया। आपने हाथ जोड़ने वाले लालचंद अडवाणी को कितना अपमानित, बाद में आपने भारत रत्न पुरस्कार दे दिया, क्योंकि आपका आखिरी समय है तो आपने सोचा दे। तो तेजस्वी को मालूम है कि वो कैसे खेलेंगे। उन्होंने शालीनता के साथ नीतीश को जवाब दिया, और उसके बाद वो मैं आता हूं कि पूरे बिहार में भीड़ उमड़ पड़ी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव
की जोड़ी को बिहार की जनता ने, युवकों ने एक्सेप्ट स्वीकार किया। तेजस्वी ने कहा हम और नया भारत बनाना चाहते हैं, हम नया बिहार बनाना, जनता वहां की तैयार है। तो भाई साहब ये जो 40 में 39 सीटें मिल गई थी ना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को, उसमें देखिए अभी आपको 2-4 सीटें मिलती कि नहीं मिलती हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ ये बनाने के लिए किया कि राहुल अगर अर्जुन हैं तो उनके सारथी कौन कौन हैं। मैंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, तेजस्वी कृष्ण हैं और उन्होंने बिहार में राहुल की सारथी बने। ज्यादा बड़ा हो जाता है मेरा, तो मैं इसके पहले थोड़ा बता दूं, बिहार के पहले वो झारखंड की क्या बातें बताई, झारखंड में कुछ बताने लायक ही नहीं। अरे मोदी जी, आप जो कर रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं, राहुल जी जहां से निकल रहे हैं वो ईडी का तो बैंड बजा जा रहा है और वहां पर इंडिया एलायंस का एक ऑरा बनता चला जा रहा है। क्या किया आपने? 14 सीटें हैं झारखंड में, आपके पास 12 थी, आप आराम से चला रहे थे, चलाते हैं। आपको जल्दी पड़ी है, आपको विश्व विजयी बनना है, पता नहीं क्या करना है आप। अरे बन गए ना 10 साल, राम को दे दिया, राम ने 10 साल हो गए, मंदिर बन गया, अब चाहिए आप। अब काहे को ईडी वीडी के सहारे सरकार बनाना चाहते हैं? ईडी की सरकार बना के आपको अच्छा लगेगा? अभी जो महाराष्ट्र में बनाई है वो आपको दिल से आप रखिए हाथ, अगर वास्तव में राम भक्त हैं। आप भक्त कितने हैं वो तो हम सबको पता है। आप इसके पहले कब गए थे अयोध्या, ये जरा बताइए आके जनता को कि 2014 में उत्तर प्रदेश गए थे नामांकन करने, उसके पहले अयोध्या कब गए थे, जरा ये भी बता दीजिए। राम जन्म जब बाबरी की शहादत हो रही थी तब मैं था वहां पर, अब मुझे मालूम है बहुत सारे चेहरे, उनमें मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप वहां नहीं थे, आप आंदोलनों से भागते हैं। खैर, लालू आंदोलन में जिए हैं, आंदोलनों की पैदाइश है, और लालू का बेटा है तेजस्वी, जिसने वो कृष्ण बना, सारथी बना, और आज बिहार में 40 में बहुसंख्या सीट वो जीतने वाले हैं। उसके पहले कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की वाइफ मिली झारखंड में राहुल गांधी से। वे राहुल गांधी के समय से उनके उनके भाई सम्मिलित, उनके उनके भाभी जो गीता सोरेन है, जिनके लिए विवाद पैदा किया था अब ये गोदी मीडिया ने, वो भी सम्मिलित हुआ, पूरा का पूरा सोरेन परिवार सम्मिलित हुआ राहुल गांधी की यात्रा में। उन्होंने एकजुटता दिखाई कि नहीं, हमारा भाई, हमारा पति तुमने जेल में भेजा। कल्पना सोरेन बन सकती है, कल्पना सोरेन चीफ मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया उन्हें कि अब वो पूरा परिवार एक एक घर जा रही है और जाके बोल रही मेरे पति को जेल में डाला है नरेंद्र मोदी। आपकी 14 में से 14 सीटें चली गई, आप चाहे जिसको बुला लीजिए, ट्रंप की बात, ट्रंप सरकार वैसे ही समझिए, ट्रंप को भी बुला लीजिए तो वहां कुछ नमस्ते ट्रंप नहीं होने वाला है। 14 में से 14 चली गई आपकी सीटें, और जो हेमंत सोरेन के साथ किया है उसका प्रभाव सुन लीजिए आप। हेमंत सोरेन के साथ आपके जो टपोरी आदमी आपका जो है बड़ा लाड़ला है सुधीर तिहाड़ी, उसने तो जंगली बोला था, उसने बोला जंगली है, अब बड़े अरिस्टोक्रेट करके रहते हैं और बड़े बेहतर जगह पे रहते हैं, कारों में घूमने, लग्जरी कारों में, एक समय तो जंगल में रहते थे। सुधीर तिहाड़ी ने जयपुर के राजमहलों में जन्म लिया है, उसके बाप जो है शुरू से ही राजमहल खोल के रखे थे कि मेरा ये ऐसा आवारा बच्चा पैदा होगा जो गाली बकने से रोटी खाएगा, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर खाना खाएगा, और फिर तिहाड़ जेल हफ्ता मांगने में जाएगा। उसने क्या बोला? उसने बोला कि हेमंत सोरेन जंगल में बात कर, पूरे देश का आदिवासी निकल कर आ गया,
पूरे देश का आदिवासी विचलित हो, पूरे देश, मुझे मालूम है उन्होंने भी कहा लोगों ने कि झारखंड में हेमंत सोरेन को हीरो बनाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और उन्होंने, मैं आपको उनके नाम बताता हूं कि हेमंत सोरेन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये काम किया कि उन्हें मालूम था कि वो अगर बोल देते नमस्ते नमस्ते मोदी जी तो मुख्यमंत्री बने रहते, जैसे नीतीश कुमार बना है वैसे वो भी बने रहते। लेकिन वो शिबू सोरेन की औलाद है, क्रांति से निकले आदिवासी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों की औलादें ऐसे बदलती नहीं है। उन्होंने जेल जाना पसंद किया, वो 1 मिनट फोन कर रहे थे, मोदी जी नमस्कार प्रणाम, बस खत्म हो जाता। लेकिन सर झुकाकर बेइज्जती को स्वीकार करना और सत्ता स्वीकार करना, ये हेमंत सोरेन को तो देश में आपने बहुत बड़ा नेता बना दिया। हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ा काम किया साहसी आदमी, और वो जंगली नहीं है। मैं उसके इंजीनियरिंग कॉलेज गया हूँ रांची में, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में उसने पढ़ा है इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग पास किया। वो आपकी तरह नहीं है कि सुभाष चंद्रा की चमचेगिरी करके जो है अपने प्रमोशन पाता रहे। सुधीर तिवारी तो उन्होंने जब चंपा सोरेन को शपथ दिला दी, चंपा सोरेन को मजबूरी में शपथ दिलाई क्योंकि राहुल गांधी एंट्री कर चुके थे झारखंड, और उन्होंने अरेस्ट किया, चंपा सोरेन को शपथ दिलाई, और उसके बाद अरेस्ट होने के पहले उन्होंने 2 काम किए। मुख्यमंत्री रहते रहते इस्तीफा देने गए राज्यपाल क्या, उसके पहले वो गए रांची में SC/ST का जो थाना था उसमें जाके रिपोर्ट, वाह, और उन्होंने रिपोर्ट में इस नाम के कपिल राज जो इसका कमिश्नर है, डायरेक्टर है, उसको भेजो जेल। देवव्रत झा पंडित जी हैं, ये बिहार के ही पंडित, जेल जाएंगे ये भी। अनुपम कुमार, अमन पटेल, और इसमें एक नाम है जो मैं देखता हूँ, 4 नाम है ये, कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल। इन लोगों ने मतलब इन लोगों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने SC/ST एक्ट में रिपोर्ट लिखाई, जिसको राष्ट्रपति भी खारिज नहीं कर पाएंगे। इनको सजा होगी, और सजा इसको भी होगी। वहां के 6 संगठन निकल के आए, हेमंत सोरेन के आदिवासी संगठन, और उन्होंने सुधीर तिवारी के लिए जेल FIR। अभी तो वहाँ शासन दूसरा है, लेकिन FIR कभी भी खत्म नहीं होती है। तो सुधीर तिवारी आज नहीं कल नहीं परसों इसको जेल जाना ही है। तो ये हेमंत सोरेन को आपने बना दिया नेता। तो आपने शुरुआत की, मैं क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई 80 सीटों वाले राहुल गांधी की, तो मैं बता रहा हूं कि राहुल गांधी के सारथी कौन बने। झारखंड में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का आशीष, और हेमंत सोरेन की ताकत, कल्पना सोरेन और सोरेन परिवार का साथ, वो राहुल गांधी के कृष्ण बने, राहुल गांधी के सारथी बने। और झारखंड में 14 ये तो नंबर मैं बता सकता हूँ, आप नोट कर लीजिए। मेरे जब भी आप काउंटिंग होगी लोकसभा की मई में, तब आप देखिएगा 14 में से 14 सीटें का इंडिया अलायंस सीट। तो वहां कल्पना सोरेन ने साथ दिया, सोरेन परिवार ने साथ दिया, और कृष्ण के रूप में, सारथी के रूप में राहुल के उन्होंने तेजस्वी को सौंपा। तेजस्वी सारथी बने बिहार में लालू प्रसाद यादव के आशीष तले, बिहार में तेजस्वी यादव की ओजस्विता के तले, बिहार में डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो अपने पिता को किडनी दे सकती है, या दूसरे तमाम लोगों के, शरद यादव के आशीष के तहत, शरद यादव जो इतने बड़े नेता थे और नीतीश कुमार ने उनको
दल से निकाल दिया। वो उनके तहत तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की यात्रा के सारथी बने और अंत में उन्होंने कई पूरे पूरे बिहार में एक उत्साह आ गया, ओजा, और सासाराम में विदा करते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी का जो रथ की जिम्मेदारी एक और कृष्ण को सौंपी, और वो हैं अखिलेश यादव। तो निश्चित रूप से तो अखिलेश यादव पर थोड़ा सी बात कहना चाहता हूँ। 80 सीटें अखिलेश यादव से ही शुरू करना चाहता था, मगर अभी पीछे जाना पड़ा। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और जब वो बोलते थे शुरू में कि मैं 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराऊंगा, तो मुझ जैसे पत्रकारों को भी लगता था कि ये जो है थोड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, राम मंदिर तो चला नहीं, राम जी को सलाम है, प्रणाम है चरण ईश्वर से। राम मंदिर का जो ये उपयोग करना चाहते थे कि राम का झांसा दे के उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को बेवकूफ बना के वोट ले लेंगे और हमारा आखिरी चुनाव है, फिर गुजरात के 10-20 अडानी अंबानी पैदा करके अपन झोला उठा के निकल। लेकिन राम ने बोला ना, ये हम तुम्हें करने नहीं देंगे। तुमने मंदिर अधूरा बनाया, उसी दिन भूकंप आ गया था दिल्ली का। तुमने प्राण प्रतिष्ठा का झूठा नाटक किया मेरे अंदर, जबकि कलश नहीं बना था, तंबूरा शिखर नहीं बना था और धर्म की ध्वजा नहीं थी राम मंदिर। उस अपूर्ण मंदिर में तुमने मेरी का मतलब राम ने बोला श्राप किया, तुमने ये किया, हमारी प्राण प्रतिष्ठा की। शंकराचार्यों के खिलाफ तुम गए और हिंदू धर्म के जो प्रणेता हैं उनके खिलाफ जाकर तुमने मेरी प्राण प्रतिष्ठा की, तो वो राम का श्राप शुरू हो गया। किसान क्या कर रहे हैं? आप तो ले आए ना, आप किसान के नेता को ले आए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, 10 साल में नहीं चौधरी चरण सिंह। जिन किसान के नेता को आपने दिया भारत रत्न, उसी किसान के ऊपर आप लगातार शंभू बॉर्डर पे आप क्या 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 फेंक रहे हैं? छर्रे चला रहे हैं, रबर की गोलियां चला रहे हैं। 30,000 आपने आंसू गैस के 30,000 आंसू गैस के गोले मंगवाए हैं। वाह वाह वाह, देश की सेना लड़ती है दुश्मनों से, बीएसएफ को एसआईएसएफ को आपने भेजा है कि जाके किसानों से लड़ो, किसानों पे लाठी चार्ज करो। वो सब किसानों के बेटे हैं जिनको आपने वहां भेजा है। मैं उन्हें तो संबोधित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी राजकीय आदेश का इस ढंग से मैं वो करूं। उन्हें जो ऑर्डर है वो करेंगे। लेकिन जिस ढंग से नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी कीलें हटा दी, वो किसान है यार, वो रोपते हैं रात में, ठंडी में धान रोपते हैं, वो कीलें उखाड़ के ही वो फेंक दिया। खाइयां आपने खोद दी, वाह वाह वाह, क्या क्या खाई खोद दी, 10x15 की खाइयां, वो सब हटा रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। किसको रोक रहे हैं आप? ना इंडिया अलायंस को रोक पाएंगे, ना आप किसानों को रोक पाएंगे। आज क्या हुआ? आपने जयंत चौधरी को बुला लिया, क्या हुआ? जयंत चौधरी घबराए घूम रहे हैं, अब हमारा होगा क्या? अब ये तो किसान कुछ कर नहीं रहे। सुना है आज आप मांगे मानने जा रहे हैं, कुछ एक सूचना आई है। मैं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की किसी की बात का भरोसा नहीं है। वो राजपत्र भी जारी कर देंगे, आपको दे देंगे, उसके बाद तुरंत चुनाव आयोग आएगा कि हम इसको नहीं मानते। नरेंद्र मोदी को देना, अरे नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? वो अडानी के कहने पे चल, अडानी ने कितने जो है स्टोर करने धान को
गेहूं को, इन सबको स्टोर करने वाले आप लोगों ने फोटो देखे कि नहीं देखे? कितने कैप्सूल्स बना के रखे हैं, कितने स्टोर बना के रखे हैं वहां। उसे आगे अब ये सरकार, अगर उन्हें तो लगता है कि भारतीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये इन्हीं स्टोर में हम अन्न 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 भरेंगे, डायरेक्ट खरीदेंगे वहां से, किसान से डायरेक्ट खरीदेंगे, उनकी गाड़ियां बन गई, उनका सब कुछ हो गया और वो डायरेक्ट खलिहान से अन्न लेके आएंगे और स्टोर में डालेंगे। वहां से 5 रुपए किलो उठाएंगे, शहर में 50 रुपए किलो बेचेंगे। यही हुआ, हमने देखा ना अडानी का सेब हिमाचल में क्या था। वहां से उठाते थे हिमाचल से और यहाँ कितने में उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना में बेच। ये काम को रोकना के लिए आज आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सारथी, ये सारथी का मतलब है उनके नेतृत्व में रथ चले। अखिलेश यादव, मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश का चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाने वाला। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ अखिलेश यादव के ही नेतृत्व में नहीं लड़ा जाने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े जाने वाला है मुलायम सिंह यादव के आशीष के तले। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाने वाला है जनेश्वर मिश्रा के आशीर्वाद के तले। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाने वाला है दूसरे चंद्रभान गुप्ता और दूसरे सोनिया गांधी के आशीर्वाद के तले, जो आज अस्वस्थता के कारण राजस्थान से चुनाव राज्यसभा जा रही है, उन्होंने चिट्ठी जारी। तो आज उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके आशीर्वाद के तले। राजीव गांधी जो अमेठी से थे उनके आशीर्वाद के तले, मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद के, चौधरी चरण सिंह के भी आशीर्वाद के, क्योंकि जाहिर बात है जयंत चौधरी अब किसानों का दुश्मन बन चुका है, तो जाहिर सी बात है उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो तो किसान नेता है, हम उसको मानेंगे। तो ये चुनाव लड़ा जाने वाला है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है 80 सीटों में आपने कहा आपके पास काफी सीटें, 60 के ऊपर सीटें आपके पास हैं, लेकिन ये 60 अब रहने वाली नहीं। मायावती अगर आ जाएंगी तो आपको 10-15 सीटें मिल जाए उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ऐसे लोगों की, तो वो काफी है। और मैं फिर इस बात को दोहराऊं कि राजनीति किसी की बपौती नहीं है, जो पॉपुलर वोट होता है वो किसी की ओनरशिप नहीं होती है। जो पॉपुलर वोट होगा उत्तर प्रदेश में, जो दलित वोट था, जो पिछड़ा वर्ग का वोट था, वो अब आपसे कट चुका है, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि आप ओबीसी को क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते। ये भी बात सामने हो गई कि नरेंद्र मोदी, आप तो जन्मजात सवर्ण हैं, जन्म से तो आप सवर्ण हैं, आपने अपने दस्तखत से अपने को ओबीसी बनाया, अपने दस्तखत से। जैसे योगी जी ने अपने दस्तखत से अपने ही केस हटा दिए मुख्यमंत्री बनते ही, पहली मंत्रिमंडल की बैठक। आप लोग के ऑटोग्राफ बड़े काम करते हैं, आप अपने आप को ओबीसी बना लेते हैं, जो ओबीसी के फायदे हैं, और वो अपने मुकदमे हटा लेते, और जिसके यहाँ मुकदमे उसके आप बुलडोजर भेज देते। अब ज्यादा बात तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी योगी जी की छवि जो है मोदी जी से बेहतर बनती जा रही है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी से घबराएगी बोली। तो मैं ये आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के में जो पिछड़े वर्ग के लोग 40% के करीब, दलित जो है वो अगर जाटव और कुछ 21% है, और अल्पसंख्यक भी 21%। दलितों का अगर कुछ वोट ले जाने में सक्षम होते हैं मोदी जी, दलितों को पिछली बार उन्होंने
बेवकूफ बनाया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फोटो आए हैं आपके 2 दिन पहले, नरेंद्र मोदी जी, आपके गांधीनगर में ही एक दलित को घोल शादी में जा रहा था, वो मेरे पास अखबार रखा होगा, वो एक दलित शादी में जा रहा था, घोड़ी पे बैठा था, सब नाच रहे थे, उसको जूतों से मारा और उसको बताया तुझे घोड़ी पे चल चढ़ के शादी नहीं करना, उस पे हम चढ़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी आपके गुजरात में हुआ है परसों, और पूरी बारात को तो दलित का फिर आप मायावती को आपने दबा के रखा है। और भी क्या किया है आपने, मैं याद दिलाऊं? जो याद आ रहा है कि आपके आपके एक बड़े बड़े युवा नेता ने दलित के आदिवासी के मुंह पे पेशाब किया, वो वो भी वीडियो मौजूद है। हम लोग इन बातों से सनसनी नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन दलितों का कितना असम्मान हुआ है आपके राज्य में, बहुत अच्छी तरीके से हम सबको पता है। बैकवर्ड के साथ आपने क्या किया है वो पूरे देश को पता है। आपके राहुल गांधी ने बोला है ना, 90 में से 3 हैं, 90 IAS अधिकारी, 90 जो सेक्रेटरी हैं, आपके जो सचिव हैं, उनमें से केवल 3 OBC हैं। आपने कभी जातीय जनगणना करने को प्रमोट ही नहीं किया, वो तो नीतीश कुमार थोड़ा सा पहले करके चले गए थे। तो अभी इन सारी परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव वो नहीं कि भाजपा वाले बोलते थे 80 यूपी और 26 गुजरात, 106 से तो हमारा चुनाव शुरू होता। अब आज वही लोग फोन करके बोलते हैं कि 80 80 सीटें उत्तर प्रदेश की अब खतरे में पड़ चुकी। आप पल्लवी पटेल का भी स्टेटमेंट आया, कई जाति वर्ग के लोग आज राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा में चलने वाले हैं जिसके सारथी अखिलेश यादव बन चुके। और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी 80% वोट पर 80% वोट को आकर्षित करने वाले हैं ये PDA के लोग। और अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण बातें की हैं। उन्होंने जिस ढंग से, जब इंडिया अलायंस की बात चल रही थी, तो इंडिया अलायंस को बहुत ही बेहतर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की, कुछ विवाद भी सामने, बड़प्पन दिखाया। कमलनाथ जो आज शायद भाजपा में चला गया है, जिसपे मैंने उसके पहले वीडियो डाला था जब चुनाव हारा था, बहुत मेरे पास फोन आए थे, मैं वो वीडियो आज फिर डालूंगा। वो जैसे ही भाजपा में जाएगा और उसके जाने का वीडियो आएगा, मैं वीडियो डालूंगा कि जिस नाविका कुमार को इंडिया अलायंस ने भगा दिया, उसके साथ घूमता था, इंडिया अलायंस की पहली रैली भोपाल में थी, उसको इसने रोक दिया। ये तो शुरू से ही भाजपा का एजेंट। खैर, जिसने जब अखिलेश बोला था या अजय राय ने जो बोला था, वो जब अजय राय ने माफी मांगी तो माफ कर दिया। और अखिलेश ने बोला ये बातें चुनाव में होती रहती। वेरी गुड, शाबाश अखिलेश यादव, ये स्पिरिट है राजनीति की, यही स्पिरिट है तुम्हारे पिता की, यही स्पिरिट है जनेश्वर मिश्रा की, यही स्पिरिट है दूसरे उन समाजवादियों को जिनको हमने बड़े करीब से देखा। तुमको जब हमने आपको जब हमने वो जहाँ रोका गया था, आपने जब वो रेलिंग फाद रहे थे, तो मैंने शाबाशी दी कि ऐसे समाजवादी की जरूरत है। आप आज वो आप पूरा कर रहे हैं, आपको भी डर नहीं है। आप आगे बढ़कर, और आप अपना एक चीज अंत में मैं खत्म करने के पहले थोड़ा सा मैं खत्म कर दिया, मैं खाली एक ये लाइन बोल के कि झारखंड में सोरेन परिवार कृष्ण बना, सारथी बना।
यहाँ बिहार में तेजस्वी यादव कृष्ण बने सारथी, राहुल के रथ, और अब तेजस्वी यादव सारथी बन रहे हैं, कृष्ण बन रहे हैं, उनके नेतृत्व में रथ चलेगा। एक चीज मुझे अचानक फिर याद आई, हालांकि इस पे एक नया एपिसोड बनाना चाहे कि ये जो नरेंद्र मोदी के अंदर कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या परिवार को ले, क्योंकि ये तो परिवार के साथ कभी रहे नहीं और ना इनका अपना निजी परिवार, तो ये परिवार वालों से बहुत झगड़ा। मैं इस पे बनाऊंगा एक वीडियो। अब आपने सोरेन परिवार को झगड़ा किया, लड़ा वड़ा दे, ये करो वो करो, वो नहीं, वो सब एक रहे। लालू यादव के परिवार में ईडी फीडी ये वो सब क्या, वो सब एक हो गए। रोहिणी यादव ने बोला था कि अगर मेरे पिता को 10 घंटे तुमने बैठाला है ईडी वालों, अगर कुछ उनके स्वास्थ्य को हुआ, उनकी जान को, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर है रोहिणी आचार्य, वो एकजुट है परिवार। सोरेन, शिबू सोरेन का परिवार एकजुट है, दोनों से नहीं मिल पाए। अब आप आए हैं यहाँ पर, आपने अमर सिंह के माध्यम से शिवपाल जी के साथ, तो अब मैं वो वाकया दोहराना नहीं चाहती, आपने यादव परिवार में सेंध लगा दी शिवपाल जी के थ्रू, लेकिन आज वो पूरा परिवार एक है, उससे भी आप भिड़ नहीं पाओगे। तो ये नरेंद्र मोदी का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि उनके पास तो कोई परिवार है नहीं और वे उन लोगों से ऊपर हमला करते हैं, राजनीतिक हमला, जो परिवार वाले हैं। खैर मित्रों, ये मैं आज बोला कि राहुल गांधी की यात्रा के 3 कृष्ण, हर प्रदेश में कृष्ण बदलते हैं। सोरेन परिवार झारखंड में था, तेजस्वी यादव परिवार, लालू यादव परिवार के तेजस्वी यादव बिहार में थे सारथी, और अब मुलायम सिंह यादव के पुत्र जनेश्वर मिश्र का आशीष पाए अखिलेश यादव हुए राहुल गांधी की यात्रा के सारथी हैं, कृष्ण हैं। कृष्ण का, मैं फिर बोल दूं, कृष्ण का मूल अर्जुन से ज्यादा था। कृष्ण का नेतृत्व महान है, सोरेन परिवार का नेतृत्व महान है, तेजस्वी यादव का परिवार का नेतृत्व महान है कृष्ण के रूप में, और अखिलेश यादव का भी नेतृत्व कृष्ण के रूप में महान है। दोस्तों, मैं राहुल गांधी की यात्रा के इन तीनों सारथियों, तीनों कृष्णों को अभिवादन करते हुए आज का ये वीडियो यही बंद करता हूं। अपने थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अब मैं विदा लेता हूं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ